हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डीआर कोचिंग क्लासेस में। चलिए हम अब आगे जो चीज़ें हैं रासायनिक विकास के क्षेत्र में, उस चीज़ों के बारे में आगे हम देखते हैं। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणवश कुछ समस्याएं आ गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू होगा, तो जितने भी 12th वाले हैं साथ में जुड़ जाइए और आगे जो क्लास है उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी प्राथमिक जो पृथ्वी है उसका विकास के बारे में, और हम जो भी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रासायनिक जो विकास कैसे हुआ जीवों की उत्पत्ति के संबंध में, उन चीज़ों के बारे में हमको देखनी है। तो उसके बाद प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण हो गया था। दूसरे बात आया था कौन सा आपका, अब आएगा सरल यौगिकों की उत्पत्ति। तो सरल यौगिक क्या है और सरल यौगिक के उत्पत्ति हुई कैसे है और कैसे इनके माध्यम से और अलग अलग प्रकार के जो जटिल पदार्थ हैं, उनके हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ उनके जो व्युत्पन्न है, उनके जो डेरिवेटिव्स है, उन चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, उन सारे जो बातें हैं उनके बारे में हम इन जो सरल यौगिकों की उत्पत्ति है इनमें हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल यौगिकों की उत्पत्ति। इसके साथ साथ इनमें ये होता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तब उसमें क्या ऐसे तमाम प्रकार के हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी उत्पत्ति हो गई थी। तो इनकी उत्पत्ति के साथ साथ उनमें क्या हुआ, एक प्रकार के संबंध स्थापित हुए। उनके साथ साथ क्या हुआ है, एक प्रकार का यौगिकों का निर्माण हो गया, यौगिकों का निर्माण होता गया। तो यौगिकों के निर्माण के साथ साथ कैसे आपके जो अमोनिया बना, कैसे आपका कार्बोहाइड्रेट बना, कैसे आपका वसा बना, कैसे प्रोटीन का निर्माण हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करनी है। तो सबसे पहले जब सरल यौगिकों की उत्पत्ति हुई तब आपका हाइड्रोजन तब आप कौन सा आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण तमाम तरह के कौन कौन से आपके जो अमोनिया है ना, अमोनिया है और मेथेन है और जो वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। और इन निर्माण में सहायता कौन करता है, ऊर्जा कौन प्रदान करता है, आपका पराबैंगनी किरणें। ये आपके पराबैंगनी जो किरणें हैं ये क्या करते हैं, इनको ऊर्जा प्रदान करता है। अब हाइड्रोजन से क्या हुआ, आपका मेथेन का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हुआ है, आपका मेथेन का। तो मेथेन, नाइट्रोजन, इस सब मिलकर क्या बनता है, आपका अमोनिया बनाता है। ये मेथेन का फॉर्मेशन हुआ। मेथेन के फॉर्मेशन के साथ साथ मेथेन का कौन हुआ, आपका मेथेन, एथेन और आपका प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, और आप पेंटेन, इस तरह के तमाम प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स है, इन हाइड्रोकार्बन्स का क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ है ना। और इसके साथ साथ जो अन्य प्रकार के जो कार्बनिक जो पदार्थ है उनकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। आगे इनका जो अलग अलग जो क्रमवार है, क्रमवार अध्ययन दिया गया है, कैसे आपका हाइड्रोजन बना, हाइड्रोकार्बन बना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बने, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के साथ साथ जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, और जटिल कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, एक्चुअली जो प्रोटीन है, डीएनए और अन्य चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, और उसके निर्माण के साथ साथ कैसे आपकी प्रक्रियाएं चलती गई जीवों की उत्पत्ति के संबंध में, इनके बारे में हमको इस जो सरल यौगिक की उत्पत्ति है इसमें चर्चा करनी है। तो ये आपका ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना, और अन्य जो कार्बनिक जो पदार्थ से है ना, उन अन्य कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई। तो इनको अपने को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो आपके जो अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य पदार्थों में, अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से आपके, इसको लिख देता हूं, जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ हैं, तो इसको याद रखना है। एक तो आपका ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल आएगा, और जो वसी अम्ल है, ठीक, और यह आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा। उसके बाद शर्करा आएगा, अमोनिया आएगा, और इसी तरह बाकी जो अन्य पदार्थ हैं, जितने प्रकार की चीज़ें आप जानते हैं, उन सारे जटिल पदार्थों का क्या हुआ है, आपका निर्माण हुआ है इनके संबंध में। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन है आपका, पर्वत, झीलों, नदियों और समुद्र आदि का निर्माण। इन सारी चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। पर्वत कैसे, आपके जितने प्रकार के जो माउंटेन्स देखते हैं, पर्वतें देखते हैं, या एक चीज़ और गौर करिएगा कि आप जितने भी प्रकार के जो धार्मिक स्थल जाते हैं तो अक्सर क्या होते हैं, पहाड़ी पर स्थित होते हैं। तो वो पहाड़ बना कैसे,
समुद्र बना है तो समुद्र बना कैसे है, नदियों का जो रास्ता बना है वो नदियों का रास्ता बना कैसे है, नदियाँ बनी कैसे हैं समुद्र में, उन सारी चीज़ों का इनके बारे में इनमें दिया गया है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नदी, नदियाँ, नदियाँ आती है और कौन आती है, झीलें आती है और आता है समुद्र। एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। सबसे पहले झील, नदी, समुद्र, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानकारी रहनी चाहिए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी फट रहा है और पृथ्वी का जो तापमान है वो पृथ्वी का तापमान कैसे है, गर्म हो है। तो गर्म होने के साथ साथ एकदम से अचानक से ठंडा नहीं हुआ। इनकी प्रक्रियाएं कैसी होती है, एकदम आराम से चलती है, बहुत आराम से धीमी प्रक्रियाएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, घर में या कहीं भी हम एक पात्र में या किसी बर्तन में हम क्या करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के बाद ये ढक्कन को हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद जैसे क्या होता है, आग का ताप इसमें बढ़ता जाता है। आग का ताप बढ़ने के साथ साथ इसका जो वेपर है, इसका जो वाष्प है, इस ढक्कन में क्या होता जाता है, चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। और पुनः किस में आता है, इसी पात्र में, इसी बर्तन में क्या होता है, वो पुनः जो पात्र है, पात्र में क्या होता है, पुनः नीचे वापस आने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पानी है, जो वाष्प है, वाष्प पहले क्या होता है, उसमें चिपक जाता है बर्तन के ढक्कन में, ढक्कन में चिपकने के बाद नीचे पुनः वापस आ जाता है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि पृथ्वी का तापमान क्या है, बहुत ही गर्म है। बहुत ही गर्म होने के साथ साथ जो आपके जो पानी है, हाइड्रोजन का भी देखो, हाइड्रोजन का भी विकास हो चुका है और ऑक्सीजन की भी क्रांति हो चुकी है। ऑक्सीजन क्रांति को एक बार फिर से हम पुनः उसमें देखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन हो चुका है। दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या बना रहा है, आपका वाष्प बना रहा है। वाष्प कैसे बना रहा है, तो पृथ्वी का तापमान कैसा है, गर्म है। गर्म होने के साथ साथ क्या होता है, जल की बूंदें क्या होती है, आसमान में जाती है। आसमान में जाने के साथ साथ एक जगह क्या होती है, इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के साथ साथ जो आपका बिजली का चमकना है, बादल का गरजना है, बादल के गरजने के साथ साथ पुनः क्या होती है, पृथ्वी पर वापस लौटती है। और पुनः वापस किस में लौटती है, ये 3 प्रकार की चीज़ों में जाकर ये स्थापित होती है। किसमें, अब झील क्या होती है, झील में एक प्रकार से तालाब का बड़ा भूभाग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या चाहिए आपका, झील बोल सकते हैं। अब नदियाँ कैसे बनती है, तो मान लीजिए क्या हुआ है, कहीं पे बारिश हुआ या कहीं पे वो ढलान वाला जो क्षेत्र है उसमें पानी भरा हुआ, पानी भरने के साथ साथ नीचे आपका वेग के साथ बहेगा, वेग के साथ बहेगा तो अपना रास्ता वो खुद तय करेगी। तो उस प्रकार से क्या होता है, जो नदियां हैं उन चीज़ों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो पृथ्वी का जो तापमान था, है ना, पृथ्वी का जो तापमान था, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था। पृथ्वी के तापमान बढ़ने के साथ साथ अचानक इसमें परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन कैसे होने लगा कि ये ठंडा होते गया। क्या ठंडा होते गया, पृथ्वी ठंडा होते गया। और ठंडा होने के साथ साथ पानी है ना, कौन सा आपका, इसका जो वाष्प है, इसका जो वाष्प है बादल में, इसका जो वाष्प है, इसका जो वाष्प है आसमान में या बादल में कैसा होता गया, ये आपका चिपकता गया, है ना, चिपकता गया। चिपकने के साथ साथ क्या कैसा होता गया, आपका इकट्ठा होता गया। अब इकट्ठा होने के साथ साथ एक समय पश्चात क्या होता है, ये पुनः धरती पर वापस आता है। पुनः धरती पर वापस आने के साथ साथ क्या होता गया, ये आपका झील है, नदियां हैं और समुद्र है। अब समुद्र का निर्माण कैसे करेगा, अब झीलें हैं, झीलों में पानी भरने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा कहाँ बहेगा, बाहर बहेगा ही बहेगा। और जहाँ ढलान वाले क्षेत्र है, उन ढलान वाले क्षेत्रों में क्या होगा, पानी ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे आने के साथ साथ क्या होती है, पानी को हम ऊपर से नीचे किसी भी जमीन पे क्या करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं धूल वाले क्षेत्र में। तो क्या करते हैं, पानी अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, पानी अपना रास्ता खुद तय कर सकती है। तो इसी प्रकार उसमें एक प्रकार से कटाव आते गया। मान लो जब पानी बह रही है तो क्या एकदम से उसी जगह पे नहीं बहेगी। अगर उस जगह पे कटाव आते गया, गड्ढा होते गया, गड्ढा होने के साथ साथ अब पानी का जो बहाव रहेगा अपना क्षेत्र उतने तक सीमित कर सकती है। अगर पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो क्या कर सकती है, वो ढलान का जो उससे जो कटाव है, कटाव को बढ़ा सकती है और अपने जो इसमें आपके जो लंबाई है, उनकी जो चौड़ाई उनसे वृद्धि कर सकती है और उनके साथ साथ जो रास्ता है वो रास्ता तय कर सकती है। अब ये रास्ता तय करेगी तो किसी एक ऐसा प्रॉपर ऐसा जो बड़ा भाग है, उस बड़े भाग में जाकर क्या हो सकता है, आपका जो पानी है वो पानी क्या होती है, इकट्ठा होती जाती है। तो इस प्रकार से कौन आपका जो झील है, नदियाँ हैं और आपका जो समुद्र है, इन समुद्र का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद दूसरा बात करते हैं, कौन आपका पर्वत है और पर्वत, हाँ ठीक, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ,
चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? पर्वत। अब देखिए पर्वत का फॉर्मेशन कैसे हुआ? पर्वत और या हम बोल सकते हैं घाटी या हम टापू, जिसको हम बोल सकते हैं पर्वत, घाटी या टापू, हम किसको बोल सकते हैं? तो भूमि की, है ना, तो पृथ्वी की जो गर्माहट है, गर्माहट में तमाम प्रकार से क्या हुए है, एक प्रकार से खलबली मची हुई है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें क्या होता गया आपका, एक प्रकार से विस्फोट होता गया। जैसे कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इसका कारण क्या है? जो धरातली जो भूभाग है, उस धरातली भूभाग में क्या होता है, एक अचानक परिवर्तन होने के साथ साथ अपनी जो गैसेस हैं उसको धरती को फाड़ कर निकल जाती है। धरती फाड़ कर निकलने के साथ साथ उनके जो लावा है, वो लावा कहाँ बिखरेगा? जमीन पर कहीं ना कहीं बिखरेगा। तो वहां से जो लावा निकल रहा है वही लावा क्या है आपका, जो आपका पर्वत है, बड़े बड़े जो चट्टान है, उन चट्टानों का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक ना, फॉर्मेशन करने के साथ साथ इसी में क्या बनाएगा आपका, घाटी बनाएगा, इसी में क्या बनाएगा आपका, टापू बनाएगा। तो इस प्रकार से जो धरातली भूभाग है, धरातली भूभाग में हलचल, है ना, इसको याद रखना। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ट्रिक से याद किया करो, और कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं अपने से बेसिक से पढ़ लिया करो, निकाल लिया करो। तो वो सारी चीज़ें आप लोग की होती है, सरलता होती है चीज़ों को याद करने के लिए। धरातली भूभाग में क्या होता है आपका, परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन। और मेन जो कॉन्सेप्ट इसका क्या है आपका, ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना। ठीक, इसको याद रखना है, ज्वालामुखी का फटना और भूकंप। ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सब क्या होते हैं, धरातलीय परिवर्तन होते हैं। धरातलीय परिवर्तन के कारण जो जमीनी भूभाग है, जैसे कि हिमालय का एग्जांपल ले सकते हैं, नीचे के जो प्लेट्स हैं, है ना, जैसे कि अलग अलग प्रकार से किसमें परत में बटे हुए भूपर पट्टी प्रवाह अक्रोड, इसमें क्या होता है, धरातलीय परिवर्तन होते गया है। इसमें आपस में टकराने के साथ साथ धरातलीय भूभाग है वो एक शेप में आ जाता है। मान लो ये दो चीज़ों को मैं ऐसे आपस में टकराऊंगा, या तो चकनाचूर हो जाएगा, या तो फिर अपने जो उसमें किसमें, अपने साइज में, अपने आकार में क्या कर सकता है, ये वृद्धि कर सकता है। तो इन्हीं वृद्धि के साथ साथ इनके भी जो पर्वत, झील और टापू, झील घाटी और टापू है, इनका निर्माण हुआ है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं किसका निर्माण। अब हम बात करते हैं एक जल संग्रहण क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र। अब देखो, जल संग्रहण क्षेत्र से तात्पर्य इसी से है कि इससे आपका झील है, नदी है और समुद्र है। जल संग्रहण क्षेत्र से यानी कि झील तो बन गया, टापू बन गया, समुद्र बन गया, तो और भी अनेक प्रकार के जो भूभाग है परिवर्तन तो हो जाएगा। परिवर्तन होने के साथ साथ जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पानी भर गया, पानी भरने के साथ साथ उनकी जो यानी कि एक प्रकार से एकत्रीकरण भी हो गया। और ऐसे क्या हुआ, एक प्रकार का जल संग्रहण क्षेत्र बनता गया, तालाब है, छोटा छोटा तालाब बनता गया, छोटा भूभाग में पानी भरता गया। तो इसको हम बोल सकते हैं आपका एक प्रकार से जल संग्रहण क्षेत्र। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जटिल यौगिकों का निर्माण। तीसरे को तीन चीज़ों को अपने याद रखनी है। पहला हमने पढ़ा था कौन, आपका प्राथमिक जो पृथ्वी है, प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण पढ़ा था। प्राथमिक पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ कैसे उनके जो अलग अलग जो परत हैं, अलग अलग परत में कितने कितने प्रकार के जो पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ और आपका जो भारी पदार्थ है, उनकी जो सीरीज है, उनके जो क्रम है, कैसे पृथ्वी के जो लेयर हैं उनमें लेयर बाय लेयर बने रहते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण। दूसरा हम पढ़े थे कौन सा, आपका सरल यौगिकों का निर्माण। तीसरा हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन, आपका जटिल यौगिकों का निर्माण। जटिल, जैसे आपको मैं पहले बताया था, जटिल यौगिकों के निर्माण में अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, उनके व्युत्पन्न आएंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहला कौन सा आपका पहला पढ़ना है, आपका पहला हमको पढ़ना है एक तो हाइड्रोकार्बन का कौन सा आपका निर्माण पढ़नी है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का निर्माण, यानी कि हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का निर्माण के बारे में अपने को पढ़नी है। तीसरा अपने को पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल है, अमीनो अम्ल है, और कौन सा आपका प्रोटीन का निर्माण। चौथा हम पढ़ना है जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। पदार्थ तो वही है, लेकिन बोलते हैं ना कि दो चीज़ें मिलकर ही तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन तीसरे पदार्थ में उसकी जो क्या इंक्लूड होते हैं, वो दो ही पदार्थ इंक्लूड होते हैं, लेकिन वृहद संख्या में बड़े आकार में चीज़ों का निर्माण, तो उनके बारे में पढ़ने हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के बारे में।
उसके बाद पांचवा कौन आपका न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण। तो न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण कैसा होता है, कैसे आपका डीएनए बनता है, कैसे आपका आरएनए बनता है, और उन चीज़ों में क्या ऐसी जो क्या ऐसे पदार्थ है, उन पदार्थों का समावेशन होता है, उनके बारे में हम बात आगे चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण। चलिए उसके बाद आता है कौन आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण। अब हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे हुआ है उनके बारे में बात करनी है। जब क्या है पृथ्वी का तापमान है ना, पृथ्वी का तापमान 100 सेंटीग्रेड पर पहुंचा, तब उनमें एक अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन है वो परिवर्तन होने लगे। तब क्या होता है, जो सक्रिय मूलक है ना, सक्रिय जो मूलकों हैं है ना, सक्रिय मूलकों में क्या होता है आपका, जो सक्रिय मूलक है, सक्रिय मूलकों में संघनन होता है, और इस संघनन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स है, इन हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से एथिलीन है ना, ये एथिलीन है, और कौन आपका जो मेथेन है, एसिटिलीन है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन प्रकार की चीज़ों का आदि का, इसमें आदि हम लिख सकते हैं, आदि का फॉर्मेशन होते गया। अब हम आगे बात करते हैं कौन आपका जो धात्विक जो कार्बाइड है ना, धात्विक जो कार्बाइड है, धात्विक कार्बाइड का भी क्या होता है फॉर्मेशन होते जाता है। हाइड्रोजन से क्रिया कर कौन आपका वाष्प है ना, वाष्प और कौन सा आपका वाष्प और हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं मिलकर आपके धात्विक जो कार्बाइड है, इन धात्विक कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है वाष्प और हाइड्रोकार्बन। तो आगे देखते हैं हम, आगे हम क्या है, ठीक, ये हुआ ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन गया कौन आपका एसिटिलीन। तो इस प्रकार से कौन आपका धात्विक जो कार्बाइड है, धात्विक कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज़ को याद रखनी है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस प्रकार के जो धात्विक कार्बाइड है, धात्विक कार्बाइड को याद रखनी है, ठीक। तो ये हो गया कौन सा आपका एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन का निर्माण। हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे हुआ तो उसको याद रखना है। पृथ्वी का तापमान कितना था 100 सेंटीग्रेड जब होता गया, तापमान कम होती गई, तापमान कम होने के साथ साथ जो सक्रिय मूलक थे उनमें संघनन हुआ, संघनन के फलस्वरूप जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता गया। अब देखते हैं हम इसके व्युत्पन्न के यानी कि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसके बारे में। इसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का निर्माण, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है आपका जो वाष्प है ना, जो क्या है आपके जो वाष्प है, वाष्प होने के साथ साथ और हाइड्रोकार्बन है, वाष्प है और हाइड्रोकार्बन है। इन हाइड्रोकार्बन के सम्मिश्रण से क्या हुआ है, इसके जो व्युत्पन्न है, किसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का क्या हुआ है फॉर्मेशन हुआ है। तो वाष्प को याद रखना है। वाष्प बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें पानी की उत्पत्ति हो रही है, पानी की उत्पत्ति के साथ साथ नदी झील जो अलग प्रकार के समुद्र है, इन सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने को जाननी है, वाष्प और हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न के निर्माण के बारे में। अब इसके बाद आगे आता है कौन आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा है, अम्ल है और प्रोटीन है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसको अपने को याद रखनी है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के व्युत्पन्न, उसके बाद ये आएगा अमोनिया, ये आएगा आपका नाइट्रोजन, उसके साथ साथ पृथ्वी पर अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन, अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके साथ साथ ये होते गया पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका भी सम्मिश्रण हुआ और साथ में इनका संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब क्या हुआ, बहुलीकरण हुआ।
बहुलीकरण होने के साथ साथ इसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हुआ, और इनके एक प्रक्रियाएं जटिल तरीके से होती गई। जटिल तरीके से होने के साथ साथ क्या होती गई आपका, एक सेकंड यार, ये हो गया हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न पृथ्वी पर इसका निर्माण, और ये हुआ। इनके साथ साथ क्या होती गई, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट और वसी अम्ल हैं और अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, और जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन का निर्माण हुआ। इस तरीके से चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से जटिल क्रिया है। तो जटिल क्रिया को याद रखना, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का निर्माण, सॉरी कार्बोहाइड्रेट वसी अम्ल, अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन का निर्माण ये कैसे हुआ। तो हाइड्रोजन, पहले तो हाइड्रोजन बना, सॉरी हाइड्रोकार्बन बना। हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ कौन आपका, ये हाइड्रोजन के व्युत्पन्न लिखे है ना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है ये, हाइड्रोकार्बन के क्या है, व्युत्पन्न है। पहले क्या बना आपका, हाइड्रोकार्बन बना। हाइड्रोकार्बन बने के साथ साथ हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और आपका अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ये और पृथ्वी पर उपस्थित अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं, जो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों का संघनन हुआ, और कौन आपका ऑक्सीकरण हुआ, और आपका अपचयन हुआ, और उनके साथ साथ उनका बहुलीकरण भी हुआ। और ये क्या है, प्रक्रिया कैसी है आपका, जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया होने के साथ साथ इनमें क्या निर्माण हुआ आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसी अम्ल, प्रोटीन और अमीनो अम्ल, इन जैसे चीज़ों का क्या हुआ आपका निर्माण होते गया। ठीक, तो ये होगा कौन आपका तीसरा, कार्बोहाइड्रेट, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन का निर्माण। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है उनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। चलिए फिर हम बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इनमें जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी, इसमें जितनी प्रकार की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, इन प्रक्रियाओं में आपका ऊर्जा स्रोत का काम कौन किया, आपके पराबैंगनी जो किरणें हैं, है ना, पराबैंगनी जो किरणें हैं आपका जो ऊर्जा के स्रोत है, सॉरी ऊर्जा देने का काम किया। और इनके साथ साथ जो बिजली की जो तड़कन है, बिजली की तड़कन, ये भी क्या किए, इनके साथ साथ चलते गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। जटिल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के संबंध में हॉल्डेन क्या बोलता है, ये हॉल्डेन को याद रखना, हॉल्डेन और ओपरिन। ये हॉल्डेन क्या बोलता है, यार ये कैसे हो गया, हॉल्डेन ये बोलता है कि जितने भी प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, है ना, जितने प्रकार के क्या हैं आपके जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन रासायनिक पदार्थों की वो जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, आपका समुद्र से हुई है। वह हुई है समुद्र से, समुद्र के जल से हुई है। और समुद्र के जल से क्या हुआ है, रासायनिक जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों को ये एक नाम देता है, क्या चीज़, प्रीबायोटिक सूप, या जिसको बोलते हैं जैविक सूप। तो जब भी पूछेगा आपको जैविक सूप क्या है ऐसे करके, तो इसको ध्यान में रखना है, हॉल्डेन का नाम को याद रखना है। हॉल्डेन क्या बोलता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, तो रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति में आपके जो तमाम प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थों की उत्पत्ति समुद्र के जल से हुई है। और समुद्र के जल को क्या बोलता है आपका, जो कौन आपका हॉल्डेन बोलता है कि एक प्रकार से जैविक सूप है। अब सूप में क्या है, कई प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पदार्थ मिले रहते हैं, तो एक प्रकार से सूप को अपने को याद रखना है। सूप इसलिए बोल दिया अपने हिसाब से सूप बोल दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूप में क्या क्या चीज़ मिलती है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को हम बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ मटेरियल्स है ना, उसमें मसाला वगैरह दोनों भर का चीज़ें हम डालते रहते हैं। तो एक प्रकार से प्रीबायोटिक सूप इसको नाम दिया गया। और उसके साथ साथ डार्विन ने जो अपने बुक है, उसका बुक का क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
डार्विन का जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या बोलता है, जो जीवन की उत्पत्ति का निर्माण हुआ है इसको, यानी कि जो गर्म जो क्षेत्र है, समुद्र है, जिसको बोल रहा है ना समुद्र, पृथ्वी का जो तापमान था बहुत गर्म था, गर्म में क्या है उबलता रहता था, उबलता में क्या है आपका प्रीबायोटिक सूप है। तो प्रीबायोटिक सूप को यही क्या बोलता है आपका डार्विन जो है अपने बुक में, छोटा गर्म तालाब। ये छोटा गर्म तालाब का नाम कौन देता है आपका डार्विन। प्रीबायोटिक सूप का नाम कौन देता है आपका जो हॉल्डेन है। ये प्रीबायोटिक सूप का नाम या जैविक सूप का नाम कौन देता है आपका हॉल्डेन देता है। और छोटा गर्म तालाब कौन बोलता है डार्विन बोलता है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, आगे प्रक्रिया को हम देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ है उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने के साथ साथ और जो आपके पूर्व में, आपके किसमें पूर्व में, जो पूर्व जो जैविक और जो जटिल पदार्थ हैं, पूर्व में जो जैविक जटिल जो पदार्थ हैं, इन जटिल पदार्थों में क्या होता है आपका संघनन होता है। और संघनन होने के साथ साथ जो आगे ये देखो संघनन आएगा, बहुलीकरण आएगा और आपके अपचयन आएगा और ऑक्सीकरण, इन चीज़ों के द्वारा ही क्या हुआ है, जितने प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों का निर्माण हुआ है। और इसमें अपने को याद रखने हैं ये संघनन हुआ। और आपका जो अमीनो अम्ल, आप देखो सीरीज को अपने को याद रखनी है, जितने अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल के संघनन से क्या हुआ है आपका पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज को ध्यान रखना है। ये संघनन को इसमें लिख देना, संघनन, इसको सीरीज 1 नंबर ऐसे डाल दो, ठीक। अब उसके बाद दूसरा आता है शर्करा फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार जो किस में रहता है आपका डीएनए में रहता है। और ये बनाता है कौन आपका न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा, इसको ध्यान रखना है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना है इसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं, नहीं प्रोटीन है ही। या आपको अगर पूछ दिया जाए प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन को याद रखना अमीनो अम्ल जिस पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा कड़ियों के साथ जुड़ा होता है उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, प्रोटीन क्या है प्रकार का अमीनो अम्ल है, इसको ध्यान रखना। और शर्करा फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार जो नाइट्रोजनी बेस है, उसके साथ साथ इनका संघनन होने के साथ साथ जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। अब उसके बाद हम तीसरे क्रम में हम देखते हैं ये जो न्यूक्लिक जो एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, यही क्या बनता है आपका डीएनए और आरएनए, इसको याद रखना है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियोसाइड्स, इनके साथ साथ ये क्या बना आपका न्यूक्लियोटाइड्स, इसका फॉर्मेशन किया। और एक चीज, हम 2 चीज़ों को हम एक प्रकार से देख सकते हैं, क्या चीज को, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, इसका संघनन हुआ। संघनन होने के साथ साथ जो आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लिक एसिड है, इन न्यूक्लिक एसिड का क्या किया, ये फॉर्मेशन किया। इसको ध्यान को अपने को रखनी है, ध्यान में इसको रखनी है। अब अपने को इस चीज़ों को एक बार समराइज करके हम चीज़ों को देख लेते हैं कि चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे आपकी चीज़ें बनती गई। जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हमने को याद रखनी है। क्या चीज़ें, जो हॉल्डेन है ना, हॉल्डेन क्या बोलता है, रासायनिक जो पदार्थ है उसको क्या बोलता है, एक प्रकार से प्रीबायोटिक सूप या जैविक सूप जिसको बोलता है समुद्र के जल को। और उसके बाद कौन आता है, दूसरा आता है आपका डार्विन आता है। डार्विन क्या बोलता है कि एक बुक लिखा होता है, कौन सा आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनको याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम को याद रखना है। और उस बुक में इसी जो गर्म जो क्षेत्र है, गर्म जो समुद्र है, इस गर्म समुद्र को क्या बोलता है आपका छोटा गर्म तालाब। ये छोटा गर्म तालाब इसको नामकरण करता है। अब देखो
जो जैविक जो पदार्थ बन चुके हैं पूर्व में, जितने प्रकार की चीजें हैं वो बन चुके हैं, उन चीजों में क्या उन चीजों में क्या होता गया, संघनन होता गया। संघनन होने के साथ साथ कौन आपका अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल क्या होता गया, संघनन होता गया। संघनन होने के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण किया, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन को याद रखना। उसके बाद शर्करा है, फास्फोरिक जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजन बेस्ड है। ये नाइट्रोजन बेस्ड मिलकर क्या बनाता है आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जिसको याद रखना आपका डीएनए और आरएनए को याद रखना है। और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर क्या बना आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर दोनों क्या बनाया आपका न्यूक्लिक एसिड बनाया। इसको ध्यान में रखनी है। अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन आपका न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। ये आपका अंतिम जो चरण है, अंतिम चरण को याद रखनी है, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। अब न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या चीज़, इसको याद रखना है। न्यूक्लियो प्रोटीन आप नीचे में हम अभी पीछे में हम देखे थे, इसको ध्यान रखनी है। चलिए अब उसके बाद आगे बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ या क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन होने के साथ साथ जो न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इस चीज को ध्यान रखनी है। और इसी प्रकार जो तमाम प्रकार के जो चीजें हैं, और इसी प्रकार ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, क्रोमोलिपिड, क्रोमोलिपिड, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन प्रकार की चीज़ों का क्या होता गया, निर्माण होते गया। तो इसको याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड और कौन आपका प्रोटीन, दोनों में क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन होने के साथ साथ क्या बना है आपका जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, उस न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। और उस न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ साथ जैसे अन्य प्रकार, जैसे हम एक चीज़ क्या पढ़े, हम प्रीबायोटिक सूप पढ़े, प्रीबायोटिक सूप या गर्म छोड़ा तालाब, जिसको बताया गया। अब सूप में क्या होती है, एक प्रकार की मटेरियल तो होती नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार की मटेरियल्स, उसमें जो मसाले हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो मिली होती है। तो इसी मसालों के साथ साथ या इसी चीज़ों में क्या हुआ आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फोलिपिड है और क्रोमोलिपिड है। क्रोमो ये लिपिड है, और जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, इन सारी चीज़ों का समावेश हुआ इसमें, इसके साथ साथ निर्माण होता गया। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये जो चीज़ें बन चुकी है, देखो इसमें बहुत सारे चीज, ग्लाइकोप्रोटीन बन चुका है, क्रोमोलिपिड्स बन चुका है, न्यूक्लियोप्रोटीन बन चुका है, और आपका फास्फोरिक एसिड बन चुका है, और कार्बोहाइड्रेट बन चुका है, वसी अम्ल बन चुका है। ये चीज़ें बन चुकी है। तब क्या होता है, यही जो घटक हैं, ये क्या है, यही जो घटक हैं, यही घटक क्या है, शरीर के, है ना, शरीर के संरचना का क्या करता है, ये निर्माण करता है। शरीर के संरचना के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, बाकी जो अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, और आँख कान जितने प्रकार के हाथ पैर गोड़ हैं, है ना, यानी कि शरीर संरचनात्मक निर्माण क्या होता है, इसी प्रकार की चीज़ें हैं। डीएनए आरएनए जो बन चुका है, डीएनए आरएनए के साथ साथ आपका क्रोमोलिपिड्स बन चुका है। इसके साथ साथ जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जिसको हम सेल बोलते हैं, इन चीज़ों का निर्माण होता है। और बाकी जो अंग है, बाकी जो पार्ट्स है, उस पार्ट्स का निर्माण होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखनी है। ठीक, तो इस चीज़ों को याद रखनी है। इसी के साथ साथ जो जीवन को जो प्रारंभिक जो चरण है ना, जीवन के प्रारंभिक चरण यानी कि जो रासायनिक चीज़ें अपने को चाहिए, अपने बॉडी के लिए चाहिए, जिन चीज़ों का समावेश होता है, जिन चीज़ों के माध्यम से हमारी जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो कार्य करती है, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये चीज़ें क्या है, बेसिक जो नीड है, इन नीड की क्या होती है, पूर्ति हो गई। पूर्ति होने के साथ साथ चीज़ें कार्य कैसे करती है, उन चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, 5 प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो सारगर्भित चीज़ें मैंने बताई है, सारगर्भित चीज़ें क्या क्या बताई है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। जीवन के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, जो सरल यौगिक है और जो जटिल यौगिक है, इन चीज़ों का निर्माण, हाइड्रोकार्बन का निर्माण, एक बार समराइज करके हम चीज़ों को देख लेते हैं।
ये हुआ। अब इस चीज़ों को हम देखते हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने, पहला देखो, पहला चीज़ को याद रखना है, प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। दूसरा क्या है, सरल यौगिकों का निर्माण। उसके बाद हम आगे चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले सरल यौगिकों का निर्माण की उत्पत्ति हम क्या देखे थे, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता देखे थे। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के चलते क्या हुआ है आपका, अमोनिया है, मेथेन है, वैसे अम्ल है, पराबैंगनी किरणें इसमें ऊर्जा का स्रोत का कार्य कर रहे थे। तो अमोनिया, मेथेन और वसीय अम्ल है, इसका निर्माण हुआ। उसके साथ साथ मेथेन के साथ साथ कौन आपका, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो अन्य कार्बनिक जो पदार्थ है उनका निर्माण हुआ। और जटिल कार्बनिक पदार्थों में ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होते चला गया। अब उसके बाद पर्वत झील है, इसका निर्माण हुआ। तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। ज्वालामुखी के फटने से या धरातलीय परिवर्तनों के कारण क्या हुआ है, पर्वत है, चट्टान है, घाटी है, टापू है, इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। और उसके साथ साथ दूसरा क्या है आपका, समुद्र है, नदी है और आपका झील है। इन चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो जल है उस जल का वाष्पीकरण होने के साथ साथ पृथ्वी का तापमान गर्म था। गर्म होने के साथ ये एकदम से अचानक से समुद्र बन जाएगा, नदी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लगे चीज़ों को वेपर होने में, वेपर होने के साथ साथ नीचे धरातल में आने में, है ना। तो बादल बनेगा, बादल है ना, गरजना होगा, चमकना होगा, चमकने के साथ बारिश का पुनः धरती पर वापस लौटना। इनके साथ साथ जो अलग अलग धरातली जो क्षेत्र है, धरातली क्षेत्र में जो बड़ा भूभाग है उसमें क्या बन गया, समुद्र बन गया। जो नदी ऊपर से नीचे आ रही थी, यानी कि चट्टान बोलता हूँ, जो धरातली जो भूभाग था, पानी ऊपर से नीचे रिसता गया तो अपने जगह स्थान बनाता गया, स्थान बनाते के साथ साथ नदी का निर्माण होता गया। और क्या बना आपका, झील बना। तो कोई भूभाग होगा, है ना, तालाब से थोड़ा सा बड़ा भूभाग, उसमें क्या होता है आपका, झील का निर्माण होता गया। ये हो गया। इन चीज़ों को याद रखना। जल संग्रहण क्षेत्र का पता, वही क्या है आपके, जल संग्रहण क्षेत्र है, इसको याद रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण आता है। अब देखो, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, यौगिकों का निर्माण को एक साथ बता सकते थे, लेकिन चीज़ों को हम सरलीकृत कैसे कर सकते हैं, कैसे छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करके चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए 5 प्रकार की चीज़ें हैं, 5 प्रकार की चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया था। 3 चीज़ों का, पहला हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का निर्माण हुआ, तीसरा आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, इन चीज़ों का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है उसका निर्माण हुआ और न्यूक्लियोप्रोटीन है उसका निर्माण हुआ। उसके संबंध में हम पहला क्या देखे थे, हाइड्रोकार्बन का निर्माण। हाइड्रोकार्बन के निर्माण के संबंध में हमने क्या देखा था, पृथ्वी का जो तापमान है कितना पहुंच गया था, 100 सेंटीग्रेड जब पहुंच गया था, तब उसमें जो सक्रिय मूलक है, सक्रिय मूलक क्या होते गए, इसमें संग्रहण होते गए। संग्रहण होने के साथ साथ एथिलीन है, मेथेन है और इत्यादि का निर्माण, एसिटिलीन इत्यादि का निर्माण होते गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने हैं। और जो धात्विक कार्बाइड है, वाष्पन के थ्रू और हाइड्रोकार्बन के मिलने के साथ साथ जो धात्विक कार्बाइड है, धात्विक कार्बाइड का निर्माण हुआ। और दूसरा कौन देखा था आपका, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का निर्माण। अब जो चीज़ें बनी है, अब फिर एग्जांपल दूंगा मैं, समोसा का एग्जांपल दूंगा। समोसा तो पहले समोसा बस को जानते थे, अब मैगी समोसा आ गया, पनीर समोसा आ गया, लेकिन कहला क्या रहा है, समोसा कहला रहा है। उसके क्या है, समोसा के डेरिवेटिव्स है, उसके क्या है, व्युत्पन्न है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, तो वाष्प हुआ, वाष्प और हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण हुआ, सम्मिश्रण के साथ साथ किसका, आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, इसका याद रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल और किसका, आपका प्रोटीन, अमीनो अम्ल और प्रोटीन का निर्माण। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न अमोनिया, नाइट्रोजन, इतने प्रकार की चीजें हैं। और पृथ्वी में अनेक प्रकार की चीजें थी, इसका सम्मिश्रण हुआ, सम्मिश्रण होने के साथ साथ संग्रहण हुआ, संग्रहण, बहुलीकरण, बहुलीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण के साथ साथ ये कैसे, किसका निर्माण किया आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन है और किसका, जो अन्य जो पदार्थ है उनका निर्माण किया गया। और ये जो प्रक्रिया कैसी थी, जटिल प्रक्रियाएं थी, जटिल प्रक्रिया को याद रखना है। और एक चीज और, ये जो प्रक्रिया, जब भी कोई प्रक्रिया चलती है तो कोई ना कोई एक ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो एनर्जी का सोर्स में कौन कौन रहा इसमें, और जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें रही, बिजली का जो तड़कन है, जो बादल का जो गरजना है, इन सारी चीजें क्या होती है, आपका ऊर्जा का कार्य करता गया। अब उसके साथ साथ चौथा आता है जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या बताया था, हॉल्डेन का एग्जांपल बताया था, और आपका जो डार्विन है, डार्विन के बुक के बारे में बताया। डार्विन के बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में छोटा गर्म तालाब बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसको हॉल्डेन ने बोला था, क्या बोला था आपका, समुद्र, जो समुद्र का गर्म पानी है, जैविक सूप जिसको हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोला था, प्रीबायोटिक सूप। इसी को क्या बोला, छोटा गर्म तालाब बोला। इसी छोटे गर्म तालाब में अनेक प्रकार जो रासायनिक जो पदार्थ हैं, उन रासायनिक पदार्थों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसमें अमीनो अम्ल का संघनन हुआ। पहले अमीनो अम्ल तो बन चुका था। अमीनो अम्ल के संघनन के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड जो चेन है
जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जो कड़ियाँ जुड़ी होती है, वही क्या कहलाता है आपका प्रोटीन कहलाता है, या जिसको हम अमीनो अम्ल की कड़ियाँ हम जिसको बोल सकते हैं। अब वह हुआ शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इन चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, इसको याद रखना है। और न्यूक्लियोसाइड्स का साथ साथ संग्रहण के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियोसाइड्स संग्रहण मिलकर आपस में क्या बनाया आपका न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किया। अब ये हो गया। अब उसके साथ साथ हम आगे क्या देखें, यहाँ आपका न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या देखे थे, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में संघनन हुआ, संघनन के फलस्वरूप क्या बना आपका न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण किया। उसके साथ साथ और जो चीज़ें हैं है ना, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड और क्रोमोलिपिड्स, और उनके साथ साथ बुक में आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको दी गई है, लेकिन मैंने कुछ कुछ जो कॉमन जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे समझने लायक है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अपने को क्या ध्यान रखनी है, मुख्य रूप से पेपर को ध्यान एग्जाम को ध्यान रखनी है। एग्जाम की दृष्टि से चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को हम ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ाएंगे, और जो संभावनाएं कम है जिसको लगती है उसको हम ऐसे ही क्रमवार चीज़ों को हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखने हैं। अब देखो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होता गया हो। न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण होने के साथ साथ जो बेसिक जो नीड्स हैं हमारे शरीर के लिए, कौन आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और आपका जो प्रोटीन है न्यूक्लियोप्रोटीन है, और फास्फोलिपिड, क्रोमोलिपिड है ना, क्रोमोसोम का निर्माण जो चीज़ें होती जाती है उनका देखना है। तो ये जो घटक हैं, ये घटक क्या करते हैं, शरीर के संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है, सेल्स है, ये क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आज का जो चैप्टर है, किसका, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। हमने केवल पहला और दूसरा देखे हैं। दूसरा क्या चीज देखे हैं आपका, सरल यौगिकों की उत्पत्ति या सरल यौगिकों का निर्माण। पहला हमने देखा था प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण। तो इस प्रकार से आज का कक्षा है, आज का जो क्लास है इस सब पर बेस्ड थी। अब आगे की जो कक्षाएं हैं, आगे की जो क्लास है, आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए, है ना। और क्लास कैसा लगा वो चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में आसानी बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में क्या करें, उन चीज़ों को हमको कमेंट करें कि क्या हमें कमियां हैं और क्या हम आपको बेहतर दे सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब क्या करें, जो रिवीजन है, रिवीजन आप लोग करते हैं, जितने चीज़ें आप पढ़े हैं। आज के लिए बस हम इतने करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।